चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। एक दिन रवि और स्नेहा गांव के बाजार में गए। उन्होंने वहां देखा कि लोग बार्टर सिस्टम का यूज कर रहे हैं। मतलब लोग एक दूसरे से बिना पैसों के सीधे अपने गुड्स का एक्सचेंज कर रहे थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना लगता है। रवि के पास एक बैग गेहूं का था और उसे एक पेयर जूते की जरूरत थी। वो एक मोची के पास गया और कहा, मैं तुम्हें ये गेहूं दूंगा, तुम मुझे जूतों का एक पेयर दे दो। मोची ने कहा, मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मुझे तो कपड़े चाहिए। अगर तुम कपड़े ले आते हो तो मैं तुम्हें जूते दे दूंगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। ये सिचुएशन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत को दिखाती है। इसका मतलब ये है कि रवि और मोची दोनों के आपस में एक दूसरे के गुड्स की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन मोची को गेहूं नहीं कपड़े चाहिए थे और तो एक्सचेंज नहीं हो पाया। रवि ने यह समझा कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की वजह से काफी दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों पार्टीज को एक दूसरे की चीजें चाहिए होनी चाहिए, ताकि तभी एक्सचेंज पॉसिबल होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर रवि के पास पैसा होता तो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती। वो मोची को पैसे देकर जूते ले सकता था और मोची उन पैसों से अपनी जरूरत का सामान खरीद सकता था। इस तरह से पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता और बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम खत्म हो जाते। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी के। रवि और स्नेहा एक बार फिर बाजार गए। इस बार उनके पास पैसे थे। रवि को जूते खरीदने थे और स्नेहा को कपड़े। अब रवि ने मोची को सीधे पैसे दिए और जूते ले लिए, बिना किसी दिक्कत के। इस प्रोसेस में पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। अब मोची को कपड़े ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास पैसे थे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थे। पैसे सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, बल्कि इनसे लोगों को एक कॉन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट भी दी। मतलब अगर स्नेहा को कपड़े खरीदने थे और रवि को जूते, दोनों को मालूम था कि कितना पैसा देना है, क्योंकि हर चीज की एक निश्चित कीमत थी, जिससे आसानी से गुड्स और सर्विसेज का हिसाब किताब हो जाता। अब जब मोची को कपड़े खरीदने की जरूरत थी, उसने अपने कमाई हुई पैसों को स्टोर ऑफ वैल्यूज के रूप में रखा। अगले हफ्ते जब उसने कपड़े खरीदने का सोचा, तो पैसे को यूज किया। पैसे टाइम के साथ अपनी वैल्यू सेव करके रखता है, जब तक कि इन्फ्लेशन ना हो। फिर स्नेहा ने देखा कि गांव के लोग जन धन अकाउंट और ई वॉलेट का यूज कर रहे हैं। कैशलेस नेचर का फायदा उठाते हैं। लोग बिना कैश के सिर्फ अपने मोबाइल से पेमेंट कर रहे थे। जन धन अकाउंट, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम और नेशनल फाइनेंशियल स्विच के जरिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जा रहा था। अब लोग जो पहले बैंक सर्विस से दूर थे, वो भी बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन गए थे। लेकिन स्नेहा को एक और चीज समझ आई। जब कुछ दिन बाद कपड़ों की कीमत बढ़ गई, तो उसका पैसा अब पहले जितना कपड़े नहीं खरीद पा रहा था। ये दिखाता है कि पैसे डायनेमिक इन नेचर है। मतलब जब कमोडिटीज प्राइस बढ़ते हैं, तो पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। पैसे ने बार्टर सिस्टम की दिक्कत को दूर किया और एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था। इनसे चीजों की कीमत का हिसाब किताब आसान बनाया और लोगों के लिए अपने पैसों को सेव करना और फ्यूचर में यूज करना पॉसिबल बनाया। अब बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द मनी। एक दिन रमेश, जो एक किसान है, बाजार गया और उसने देखा कि लोग अब कॉइन्स और नोट्स
का यूज कर रहे हैं। पहले उसने सोचा कि ये तो सिर्फ कागज है, इसकी कोई असली वैल्यू तो नहीं है। फिर कैसे लोग इसको इतना महत्व देते हैं। उसके दोस्त श्याम ने समझाया कि ये करेंसी है जो सरकार के द्वारा ऑथराइज होती है, इसलिए सब इसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे कॉइन्स हो या पेपर नोट्स। ये फाइट मनी कहलाते हैं क्योंकि इनकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन सरकार ने इन्हें लीगल टेंडर बना दिया है। मतलब कोई भी इसे ट्रांजैक्शन करने से मना नहीं कर सकता। रमेश ने देखा कि मार्केट में 1 रुपए का कॉइन चालू है। श्याम ने बताया कि ये ₹1 कॉइन और नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। बाकी के नोट जैसे 10, 100, 500 रुपए वाले नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करते हैं। रमेश अब समझ गया कि ये करेंसी कैसे काम करती है और क्यों सब इसको मानते हैं। कुछ दिनों बाद रमेश ने अपनी फसल बेचकर पैसे कमाए। उसने डिसाइड किया कि पैसे को घर में रखने के बजाय बैंक में डाल देते हैं। उसने एक डिमांड डिपॉजिट खोला जिसमें कभी कभी जिसमें कभी भी जाके अपने पैसे विड्रॉ कर सकता था। बैंक ने उससे कहा कि जब भी तुम्हें पैसे चाहिए होंगे तुम एटीएम या बैंक से निकाल सकते हो। लेकिन फिर रमेश ने सोचा, मुझे कुछ पैसे कुछ समय के लिए रखने हैं, लेकिन उससे ज्यादा कमाता हूँ तो अच्छा होगा। उसने एक फिक्स्ड डिपॉजिट खोल दिया जिसमें पैसे एक सर्टेन पीरियड के बाद ही निकाल सकता था। अगर उसने जल्दी पैसे निकालने की कोशिश की तो उसे पेनल्टी देनी पड़ती। बैंक ने उसे प्रॉमिस किया कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि उसके पैसे बैंक में लंबे समय तक रहेंगे। तो रमेश को समझ आ गया था कि करेंसी और बैंक डिपॉजिट कैसे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हैं। करेंसी जिसे कॉइन और नोट सरकार द्वारा ऑथराइज होता है, और डिमांड और फिक्स्ड डिपॉजिट। अब बात करते हैं एनआरआई पीआईओ अकाउंट। एक बार रवि, जो एक एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन था, विदेश में काम कर रहा था। उसने डिसाइड किया कि कुछ पैसे इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जब उसने पैसे भेजने की बात सोची तो उसके समझ में नहीं आया कि कौन सा अकाउंट उसके लिए सही होगा। उसने अपने बैंक मैनेजर दोस्त अनिल से सलाह मांगी। अनिल ने रवि को बताया, अगर तुम अपने पैसे को विदेशी करेंसी में रखना चाहते हो तो तुम फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंस यानी कि FCNR अकाउंट खोल सकते हो। इसमें तुम्हें सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा और पैसे परमिटेड फॉरेन करेंसी में ही हो सकते हैं, जैसे US डॉलर, यूरो, पाउंड एक्सेट्रा। अच्छी बात यह है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों नॉन टैक्सेबल होते हैं और तुम कभी भी अपने पैसे विदेश वापस ले जा सकते हो। रवि को लगा कि ये ऑप्शन उन पैसों के लिए अच्छा है जो वो अपने विदेशी सेविंग में से इंडिया भेजना चाहते हैं। फिर अनिल ने बताया, अगर तुम्हें इंडियन रुपी में पैसे रखना है तो तुम नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल यानी कि NRE अकाउंट खोल सकते हो। इसमें तुम करंट सेविंग, रिकरिंग या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों टैक्स फ्री होते हैं और तुम इन्हें भी फ्रीली रिपेट्राइट कर सकते हो। रवि ने सोचा, मुझे कुछ इंडियन रुपीस में भी रखने होंगे ताकि जब भी मुझे अपने फैमिली को कुछ पैसे भेजने हो तो आसानी से उसे कर पाऊं। अनिल ने लास्ट ऑप्शन बताया, अगर तुम्हारे पास कुछ इंडियन रुपीस ऑलरेडी हैं या फिर तुम
इंडिया में कमा रहे हो तो तुम नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी यानी कि एनआरओ अकाउंट खोल सकते हो। इसमें तुम अपने पैसे करंट, सेविंग, रिकरिंग या फिर डिपॉजिट के रूप में रख सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत ये है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टैक्सेबल होते हैं, और जब तुम्हें पैसे विदेश ले जाना हो तो तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स और आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होती है, और एक एनुअल लिमिट भी होती है रिप्राइटेशन की। अब बात करते हैं चेक्स एंड क्रिप्टो करेंसी की। एक दिन रोहन ने अपने दोस्त अमित को एक चेक दिया। चेक का मतलब ये होता है कि एक पेपर है जो बैंक को ये बताता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट रोहन के अकाउंट से अमित के अकाउंट में ट्रांसफर हो। रोहन का अकाउंट एक सेविंग अकाउंट था और अमित का करंट अकाउंट। लेकिन जब अमित ने चेक को बैंक में जमा किया तो बैंक ने कुछ दिक्कत दिखाई, क्योंकि चेक का एक्सेप्टेंस काफी लोगों के हाथ में होता है, जैसे ये लीगल टेंडर नहीं है, इसलिए कोई भी चेक को रिफ्यूज कर सकता है। इस इंसिडेंस के बाद अमित ने सोचा कि क्यों ना क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है जो क्रिप्टोग्राफी के जरिए सिक्योर होती है, और ये जनरली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चली जाती है। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता और ये डिसेंट्रलाइज होती है, मतलब किसी एक एंटिटी के कंट्रोल में नहीं होती। अमित को बिटकॉइंस और डोगेकॉइंस जैसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पता चला, लेकिन जब अमित ने अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात का जिक्र किया तो उन्हें दिनेश शर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के बारे में पता चला। दिनेश शर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पर टोटल बैन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होने के कारण फ्रॉड और इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकती है। अमित ने सोचा, ये तो रिस्की हो सकती है इंडिया जैसे देश में, जहां रेगुलेशंस इतना इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं बिटकॉइंस और एनोनिमिटी। रवि एक टेक सेवी लड़का था जो उसने एक बार बिटकॉइंस के बारे में सुना था। उसके दोस्त सुरेश ने बताया कि बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो किसी बैंक या गवर्नमेंट से टाई नहीं होती, इसलिए इसे यूज करना काफी एनोनिमस होता है। मतलब अगर तुम बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में दूसरे को पता नहीं चलता। ये बात रवि को काफी इंटरेस्टिंग लगी। एक दिन रवि को कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो इस बार अपने बिटकॉइन वॉलेट से पेमेंट करेगा। उसने अपनी ऑनलाइन बिटकॉइन एड्रेस से सेलर के बिटकॉइन एड्रेस पर डायरेक्ट पेमेंट किया। दोनों के एक दूसरे की आइडेंटिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी पेमेंट सफलता से हो गई। रवि को ये काफी फैसिनेटिंग लगा कि बिना किसी बैंक के इन्वॉल्व हुए, बिना अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए उसने परचेज कंप्लीट कर लिया। बिटकॉइन का सिस्टम कुछ इस तरह का होता है। जब आपके पास एक बिटकॉइन एड्रेस होता है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी शख्स को जिसके पास भी बिटकॉइन एड्रेस हो पैसे भेज सकते हो या रिसीव कर सकते हो। यह सिस्टम बिल्कुल डिसेंट्रलाइज होता है, इसलिए आपके बैंक या गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। एक और चीज जो रवि को पसंद आई वो थी ये ऑनलाइन पेमेंट बिना किसी पहचान के इजिली किया जा सकता है। लेकिन रवि काफी समझदारी से काम लेता है, क्योंकि उसने न्यूज़ में पढ़ा था कि बिटकॉइन का मिसयूज भी हो सकता है इलीगल एक्टिविटीज के लिए। इसलिए जब भी वो बिटकॉइन यूज करता है वो हमेशा श्योर रहता है कि
वो सही जगह और सेफ ट्रांजैक्शन के लिए ही इसे इस्तेमाल करेगा। अब बात करते हैं नॉन फंजिबल टोकन और ई रुपीज की। सूरज एक डिजिटल आर्टिस्ट था। उसने कई सारी डिजिटल पेंटिंग बनाई थी और वो चाह रहा था कि पेंटिंग का ओनरशिप का एक डिस्टिंक्ट प्रूफ हो। उसके दोस्त अर्जुन ने उसको एनएफटीएस के बारे में बताया, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन के तरह का एक तरह का क्रिप्टोग्राफी एसेट्स होते हैं जो किसी भी डिजिटल आइटम का ओनरशिप वेरीफाई करने का काम में आती है। सूरज ने अपनी एक फेमस पेंटिंग का एनएफटी क्रिएट किया और इस ऑनलाइन ऑक्शन में डाला। ये पेंटिंग यूनिक थी और जो भी इसे खरीदता उसके पास एक प्रूफ होता कि वो पेंटिंग उसकी है और कोई और उस पेंटिंग का असली मालिक नहीं बन सकता। एनएफटी का ये फीचर उसको काफी अच्छा लगा क्योंकि इससे उसकी डिजिटल आर्ट की वैल्यू और ओरिजिनलिटी प्रोटेक्ट हो रही थी। इस बीच सूरज को न्यूज में ई रूपी के बारे में भी सुनने को मिला। ई रूपी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इशू की गई एक डिजिटल फॉर्म थी, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे नोट्स और कॉइन, लेकिन ये प्योर डिजिटल थी। एक दिन जब सूरज का बैंक का काम पेंडिंग था, उसने डिसाइड किया कि वो रिटेल ई रूपी का इस्तेमाल करेगा अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए। रिटेल ई रूपी हर आम आदमी के लिए अवेलेबल होता है, जैसे कैश। वो अपने ई वॉलेट में ई रूपी रखता था और उसे अपनी कॉफी शॉप में पेमेंट करता। ये अपने ऑनलाइन शॉपिंग के बिल सेटल करता। अर्जुन, जो एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था, उसे होलसेल सीबीडीसी के बारे में बताया गया। ये स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए होता है जिसे बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस इफिशिएंटली और सिक्योरली डिजिटल फॉर्म में किया जाता है। अर्जुन की कंपनी इस सिस्टम को यूज करके अपने ट्रांजैक्शन और भी फास्ट और रिलायबल बना रही थी। मनी सप्लाई और बॉन्ड मार्केट। रोहन एक इन्वेस्टर है जो इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। एक दिन उसको पता चला कि देश में मनी सप्लाई बढ़ गया है, यानी लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए हैं। इसलिए लोग अपने एक्स्ट्रा पैसे को लेकर बॉन्ड खरीदने लगे। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, बॉन्ड प्राइजेस भी बढ़ने लगे और साथ ही इंटरेस्ट रेट गिरने लगा। इंटरेस्ट रेट गिरने का रोहन के लिए अच्छी बात नहीं था, क्योंकि उसको लगने लगा कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और उसके पास जो बॉन्ड है उसका प्राइस कम हो जाएगा, यानी उसे कैपिटल लॉस हो सकता है। ये सोचकर रोहन ने डिसाइड किया कि अपने बॉन्ड्स को पैसे में कन्वर्ट कर दे ताकि वो फ्यूचर के लॉस से बच सके। इस सिचुएशन में रोहन जैसे लोगों की स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट रिस्की हो गया है और बॉन्ड होल्ड करने का फायदा नहीं होगा। कुछ महीने बाद जब इंटरेस्ट रेट काफी हाई हो गया, रोहन ने देखा कि मार्केट में सबको लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट अब गिरेगा। इसलिए लोगों ने फिर से अपने मनी को बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन्हें फ्यूचर में कैपिटल गेन की उम्मीद थी। इस दौरान स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम हो गई, क्योंकि लोग पैसे को होल्ड करने से ज्यादा फायदा बॉन्ड में देख रहे थे। एग्रीगेट मनी सप्लाई। रोहन ने ये भी सीखा कि एग्रीगेट मनी सप्लाई यानी टोटल मनी सप्लाई देश में कितना पैसा सर्कुलेट कर रहा है। उसका सर्कुलेशन सिंपल है, करेंसी जो लोगों के पास है और डिमांड डिपॉजिट जो लोग बैंक में रखते हैं। यही दोनों मिलकर टोटल मनी सप्लाई को बनाते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी में मनी दो मेन टाइप का होता है, कैश, बैंक डिपॉजिट।
कैश जो लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, बैंक डिपॉजिट जो लोग अपने अकाउंट में रखते हैं। ये पैसे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के द्वारा बनाए जाते हैं। सेंट्रल बैंक नोट्स और कॉइन इशू करता है, जबकि कमर्शियल बैंक डिपॉजिट क्रिएट करते हैं और जब लोगों को लोन्स दिए जाते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी में मनी दो मेन टाइप का होता है, कैश एंड बैंक डिपॉजिट। कैश जो लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, बैंक डिपॉजिट जो लोग अपने अकाउंट में रखते हैं। सेंट्रल बैंक नोट्स और कॉइन्स इशू करता है, जबकि कमर्शियल बैंक डिपॉजिट क्रिएट करते हैं जब लोगों को लोन दिए जाते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। एक बार रमेश, जो एक छोटी दुकान चलाता था, को बैंक से लोन चाहिए था अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। उसने सुना था कि पूरे देश में बैंक को एक बड़ी और पावरफुल बैंक के अंडर काम करना पड़ता है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई कहते हैं। ये आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है जो 1935 में बनाया गया था। रमेश ने सोचा, आखिर ये आरबीआई करता क्या है, क्यों इसकी इतनी जरूरत है। तब उसने अपने दोस्त श्याम से पूछा, जो एक बैंकर था। श्याम ने उसको सिंपल लैंग्वेज में आरबीआई के फंक्शन समझाए, जैसे करेंसी का ईश्वर ईश्वर श्याम ने कहा, आरबीआई हमारे देश का करेंसी ईश्वर है। जैसे तुम्हारे पास जो 100 रुपए का नोट है, वो आरबीआई के द्वारा इशू होता है। आरबीआई डिसाइड करता है कितनी करेंसी प्रिंट करनी है और इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेट करना है। मनी सप्लाई कंट्रोल। आरबीआई एक और इम्पोर्टेंट काम करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। जैसे अगर इकोनॉमी में ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए तो आरबीआई बैंक रेट्स या रिजर्व रेशियोज बढ़ा देता है। इससे लोग कम बोरो करते हैं और मार्केट में पैसे कम सर्कुलेट होता है। श्याम ने कहा, जैसे तुम्हें याद होगा, जब मार्केट में चीजें की प्राइस बढ़ने लगती है तो आरबीआई स्टेप लेता है। बैंक को भी रेट बढ़ाना पड़ता है लोन पे, ताकि ज्यादा लोग लोन ना ले और डिमांड कंट्रोल में रहे। बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट। आरबीआई सिर्फ बैंक्स का ही नहीं बल्कि सरकार का भी बैंकर है। श्याम ने बताया, जैसे जब सरकार को पैसों की जरूरत होती है या कोई नया प्रोजेक्ट फंड करना होता है तो वो आरबीआई से मदद लेती है। बैंकर्स ऑफ बैंक्स। आरबीआई को हम बैंक का भी बैंकर्स कहते हैं। जैसे हम और तुम अपने पैसे बैंक में रखते हैं, वैसे ही कमर्शियल बैंक अपने पैसे आरबीआई में रखते हैं। जब उन्हें इमरजेंसी में पैसे चाहिए होता है तो वो आरबीआई उनको लोन देता है। रमेश ने सोचा, तो जब मेरे बैंक को प्रॉब्लम होती है वो आरबीआई से लोन ले सकता है। श्याम ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, और इसीलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। अगर किसी बैंक को इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो आरबीआई मदद करता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन। श्याम ने आखिरी पॉइंट समझाते हुए कहा, और तुमने सुना होगा कि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी संभालता है। जब देश को डॉलर या दूसरी करेंसी की जरूरत होती है तो आरबीआई उन रिजर्व का ध्यान रखता है। अब बात करते हैं आरबीआई गवर्नर्स, उनके अपॉइंटमेंट और पावर्स की। एक दिन रमेश न्यूज़ देख रहा था और उसने सुना कि नया आरबीआई गवर्नर अपॉइंट होने वाली है। उसको ये समझने में थोड़ा कंफ्यूजन था कि आरबीआई गवर्नर का सिलेक्शन कैसे होता है और उनके क्या पावर्स होते हैं। फिर उसने अपने दोस्त श्याम से इस टॉपिक पर बात की। श्याम ने कहा, आरबीआई गवर्नर का अपॉइंटमेंट एक कमिटी के जरिए होता है, जिसको कहते हैं
फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। इस कमेटी का हेड होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। कमेटी प्रपोजल भेजती है और सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल अपॉइंटमेंट करती है। गवर्नर्स का टीम देखते हैं। रमेश ने पूछा, कितने टाइम के लिए आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है? श्याम ने समझाया, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 8 क्लॉज 4 के मुताबिक गवर्नर का टर्म मैक्सिमम 5 साल तक हो सकता है। जब उनको अपॉइंट किया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनका टर्म फिक्स करती है, लेकिन वो रीअपॉइंट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो उनको दोबारा भी बना सकते हैं। रमेश ने पूछा, उनको रिमूव कौन कर सकता है? श्याम ने जवाब दिया, गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी रिमूव कर सकती है। वैसे तो उनका पावर आरबीआई एक्ट 1934 से आता है, लेकिन अगर जरूरत हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको हटा सकती है। रमेश ने फर्दर पूछा, और क्या गवर्नर को कोई डायरेक्शन दे सकता है? श्याम ने कहा, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे आरबीआई को डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन वो गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद ही होता है और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है। ये स्पेशल पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अब बात करते हैं आरबीआई का मिनिमम रिजर्व सिस्टम। एक दिन अंजलि अपने दोस्त विक्रम से बात कर रही थी बैंकिंग के बारे में। अंजलि को पता चला कि आरबीआई का एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है और उसने विक्रम से इसका एक्सप्लेनेशन मांगा। अंजलि ने कहा, विक्रम, मुझे सुना है कि आरबीआई का मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, पर मुझे समझ नहीं आता कैसे काम करता है। विक्रम ने कहा, अंजलि, आरबीआई इस सिस्टम के थ्रू अपने करेंसी नोट की वैल्यू को सिक्योर रखता है। इसमें मिनिमम वैल्यू रखी जाती है जो कि 200 करोड़ है। इस मिनिमम रिजर्व का कुछ हिस्सा सोने और कुछ हिस्सा फॉरेन करेंसी के रूप में होता है। अंजलि ने कहा, ओह, तो इसका ब्रेकडाउन क्या है? विक्रम ने कहा, इस 200 करोड़ का 115 करोड़ तो गोल्ड या गोल्ड बुलियन के फॉर्म में होना चाहिए और बाकी का 85 करोड़ फॉरेन करेंसीज के फॉर्म में है। जो बचा हुआ अमाउंट है वो आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसने बैक्ड होते हैं। अब आरबीआई की पब्लिकेशंस की बात करते हैं। फिर अंजलि ने सुना था कि आरबीआई अपने काम और पॉलिसीज को पब्लिक के लिए पब्लिश करता है। उसने विक्रम से इसके बारे में पूछा। विक्रम ने बताया, आरबीआई हर साल कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिक करता है, जैसे कि रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये एनुअल रिपोर्ट होती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये हाफ ईयरली होती है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ये भी हाफ ईयरली है और मॉनेटरी पॉलिसी के अपडेट्स प्रोवाइड करती है। रिपोर्ट्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इस रिपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हालत पता चलता है। ये भी हाफ ईयरली होती है। बाई मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट, ये बाई मंथली अपडेट प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये क्वार्टरली सर्वे है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आउटलुक को दिखाता है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ये भी बाई मंथली होती है और कंज्यूमर की कॉन्फिडेंस को मेजर करता है। रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल रिव्यू, इससे फाइनेंशियल रिव्यू के बारे में जान सकते हैं। फिर अंजलि ने कहा, ये सब रिपोर्ट बहुत हेल्पफुल है, तो इसका फायदा होता है? विक्रम ने कहा, इन रिपोर्ट से इन्वेस्टर, पॉलिसी मेकर
और आम जनता को बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी के हेल्थ के बारे में अवेयरनेस मिलती है। ये डिसीजन लेने में भी मददगार होते हैं। अब बात करते हैं आरबीआई के कमिटीज और उनकी रिकमेंडेशंस की। एक दिन रवि और सीता बैठकर आरबीआई की कमिटीज और उनकी रिकमेंडेशंस के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें समझना था कि आरबीआई अपने रिजर्व पॉलिसीज को कैसे मैनेज करता है। अब बात करते हैं आरबीआई के कमिटीज और उनकी रिकमेंडेशंस। फर्स्ट, उषा थोरट कमेटी 2004। उषा थोरट कमेटी ने कहा था कि आरबीआई को अपने टोटल एसेट्स का 18% रिजर्व के रूप में मेंटेन करना चाहिए। इससे आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मालेगम कमेटी 2014। मालेगम कमेटी ने सजेस्ट किया था कि आरबीआई अपने सारे नेट प्रॉफिट्स हर साल ट्रांसफर करे। इससे गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। बीमल जालन कमेटी 2019। बीमल जालन कमेटी ने कहा था कि सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को टोटल रियलाइज इक्विटी को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। अगर रियलाइज इक्विटी उसके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तब पूरे नेट इनकम गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी को वो करेंसी है जो आरबीआई के पास है और इसकी वजह से बैंक क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। ये इकोनॉमी में लिक्विडिटी और क्रेडिट फ्लो को इंश्योर करता है। मनी सप्लाई की बात करते हैं। सोचो कि पैसा का एक समुंदर है जिसमें अलग अलग तरीके से पैसे बनते हैं और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लिक्विडिटी यानी पैसे को तुरंत इस्तेमाल करने की आसानी होती है। ये अलग अलग मेजर्स जो M1, M2, M3 और M4 के नाम से जाना जाते हैं, ये बताते हैं कि किस तरह से और कितने पैसे लोगों के पास और फाइनेंशियल सिस्टम में घूम रहे हैं। M1 सबसे ज्यादा लिक्विड और इजीली एसेसिबल होता है। सोचो आपको पॉकेट में कुछ नोट्स हैं और कॉइन्स हैं और बैंक में डिमांड डिपॉजिट भी है जो आप कभी भी एटीएम से निकाल सकते हैं या चेक से यूज कर सकते हैं। ये M1 है जो करेंसी और डिमांड डिपॉजिट का सम होता है। इसमें बस वही डिपॉजिट इंक्लूड होते हैं जो पब्लिक के पास होते हैं, बैंक के अपने पास रखे हुए इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं, क्योंकि M1 को सबसे आसानी से ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। ये सबसे ज्यादा लिक्विड माना जाता है। फिर आता है M2 जो M1 के साथ साथ पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट को भी इंक्लूड करता है। इमेजिन करो आपने कुछ पैसे पोस्ट ऑफिस में भी रखे हैं अपने सेविंग अकाउंट में। ये थोड़े कम लिक्विड होते हैं कंपेयर टू कैश और डिमांड डिपॉजिट, लेकिन अगर जरूरत हो तो ये भी निकाले जा सकते हैं। अब M3 जो ब्रॉड मनी के कैटेगरी में आता है, ये थोड़ा और कम लिक्विड होता है क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट भी शामिल होते हैं। मान लीजिए आपने अपने कुछ पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है जो आप तुरंत नहीं निकाल सकते बिना पेनल्टी के, लेकिन ये पैसे भी आपके टोटल रिसोर्स का हिस्सा है। M3 को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स के नाम से भी जाना जाता है और इंडिया में ये मनी सप्लाई का मोस्ट कॉमनली यूज मेजर्ड है। M4 सबसे कम लिक्विड होता है क्योंकि ये M3 के साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के टोटल डिपॉजिट को भी इंक्लूड करता है, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड करता है। मान लीजिए ये वो पैसा है जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं और जल्दी यूज करना मुश्किल है, इसलिए लिक्विड के मामले में ये सबसे कम एसेसिबल है। लिक्विडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो करेंसी सबसे ज्यादा लिक्विड है, फिर डिमांड डिपॉजिट, फिर सेविंग डिपॉजिट, फिर टाइम डिपॉजिट होती है। इसका मतलब सबसे इजीली आपको कैश मिलता है और सबसे मुश्किल टाइम डिपॉजिट को विदाउट टाइम पीरियड कंप्लीट किए यूज करना होता है।
अब बात करते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अब बात करते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का कॉन्सेप्ट। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए इमेजिन करो कि आपने अपना पैसा बैंक में सेविंग, फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में रखा है। अगर बैंक फेल हो जाए तो क्या होगा, यानी यही सोच के लोग परेशान होते हैं। डीआईसीजीसी जो आरबीआई का सब्सिडियरी है, इसी दिक्कत को एड्रेस करता है। डीआईसीजीसी हर डिपॉजिटर को एक सेफ्टी नेट देता है जिसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। अगर किसी के पास एक ही बैंक में मल्टीपल अकाउंट भी है तो भी मैक्सिमम लिमिट भी वही 5 लाख रहेगी। ये सिस्टम डिपॉजिटर के लिए एक एश्योरेंस के जैसे काम करता है कि अगर बैंक में कोई बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए भी तो कुछ हद तक पैसा सुरक्षित रहेगा। इस इंश्योरेंस के प्रीमियम बैंक खुद डीआईसीजीसी को देता है। ये कस्टमर के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता और ये इंश्योरेंस मैंडेटरी है कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज के लिए, जैसे कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, लोकल एरिया बैंक, इंडिया में ब्रांच वाले फॉरेन बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। मतलब ये एंटिटीज अपने कस्टमर के डिपॉजिट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंश्योरेंस लेना जरूरी है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिपॉजिट्स ऐसे हैं जो इस कवरेज में नहीं आते, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट, बैंक के बीच का पैसा जो एक बैंक ने दूसरे बैंक में रखा हो, वो डिपॉजिट जो इंडिया के बाहर रिसीव हुए हो, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक के डिपॉजिट जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में है। इस तरह का एक्सक्लूजन डीआईसीजीसी और आरबीआई के रूल्स के हिसाब से होता है। इसका फायदा ये है कि कस्टमर को बैंक फेल होने के दौरान अपने डिपॉजिट की चिंता नहीं होती। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक कोऑपरेटिव बैंक में 5 लाख रखे हैं और वो बैंक फेल हो गया, तो वो व्यक्ति 5 लाख तक का कॉम्पेंसेशन ले सकता है डीआईसीजीसी से। अब बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत गवर्न किया जाता है। इन्हें दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स वो बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं। मतलब ये बैंक आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं और उन्हें कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। किसी बैंक को शेड्यूल कमर्शियल बैंक का स्टेटस मिलने के दो प्राइमरी फैक्टर हैं, मिनिमम पेड अप कैपिटल और रिजर्व। डिपॉजिटर वेलफेयर प्रायोरिटी। मिनिमम पेड अप कैपिटल और रिजर्व देखें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनने के लिए बैंक के पास कम से कम 5 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल और रिजर्व होना चाहिए। ये कैपिटल रिजर्व बैंक की स्टेबिलिटी और रिएबिलिटी को इंश्योर करता है ताकि बैंक अपने डिपॉजिटर का पैसा रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर सके। डिपॉजिटर वेलफेयर प्रायोरिटी। आरबीआई ये चेक करता है कि बैंक अपनी ऑपरेशन में डिपॉजिटर के वेलफेयर को प्रायोरिटी देता है या नहीं। ये इंश्योर करता है कि बैंक अपने कस्टमर के इंटरेस्ट में काम करे और उनके डिपॉजिट सेफ और सिक्योर रहे। एग्जाम्पल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंडर आते हैं और इनके ऑपरेशन आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रेगुलेशन होते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में शेड्यूल कमर्शियल बैंक को अलग अलग ग्रुप में कैटेगरी किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट बैंक और शेड्यूल कमर्शियल बैंक लिस्ट का एक मेजर पार्ट है। नेशनलाइज्ड बैंक, ये वो बैंक है जो गवर्नमेंट द्वारा नेशनलाइज किए गए हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा।
इंडियन प्राइवेट बैंक, ये प्राइवेटली ऑन्ड बैंक है जैसे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक, ये फॉरेन बैंक्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, जैसे सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। रीजनल रूरल बैंक, ये बैंक नरस नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप 1975 के रिकमेंडेशंस पर और रीजनल रूरल बैंक एक्ट ऑफ 1976 के अकॉर्डिंग स्टेब्लिश किए गए। इनका ओनरशिप स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है: 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 35% स्पॉन्सर बैंक और 15% स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर प्रथमा बैंक और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के आरआरबी के एग्जाम्पल हैं। शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक, ये बैंक सिर्फ बेसिक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका मेन फोकस स्मॉल स्केल लेंडिंग पर होता है, जैसे उज्जीवन स्मॉल बैंक फाइनेंशियल बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव्स बैंक, ये बैंक को कोऑपरेटिव्स प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं और मोस्टली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में काम करते हैं, जैसे सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक और पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। अब बात करते हैं इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी का गवर्नेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 के तहत होता है और कोऑपरेटिव बैंक को प्राइमरीली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनका फोकस अर्बन एरिया के लोगों की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना है। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई का पावर इनहेंस हो गया है। पहले ये बैंक लार्जली रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर आते थे, पर अब आरबीआई के पास उन पर अधिक पावर है। ऑल्दो कुछ पावर रजिस्ट्रार के पास भी बचे हैं, लेकिन उन्हें भी आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये बैंक रूरल एरिया में लोगों को फाइनेंशियल सर्विस देता है। इनका स्ट्रक्चर 5 टायर्स में डिवाइड है। लैंड डेवलपमेंट बैंक, जो अब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक कहलाते हैं, ये खास तौर पर फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। रेगुलेशन शिफ्ट, इन बैंक को अब सिर्फ आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं, बल्कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के रेगुलेटरी परव्यू में भी रखा गया है, जिसमें रूरल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी पर ध्यान दिया जा सके। आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक को फंड्स रेज करने के लिए इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करने की भी अनुमति दी है। और 1 मार्च 1966 से लार्ज कोऑपरेटिव बैंक, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व 1 लाख से ज्यादा है, उन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर लाए गए हैं। अब बात करते हैं डिफरेंशियल बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक का कॉन्सेप्ट 2013 में नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बैंक खास कस्टमर सेगमेंट की स्पेसिफिक फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक का एस्टेब्लिशमेंट भी नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशंस पर हुए हैं और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई से लाइसेंस है और आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर गवर्न किए जाते हैं। ये बैंक कंपनी एक्ट 2013 के अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं। प्रोमोटर्स, इसमें प्रोमोटर्स जैसे इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स, ट्रस्ट सोसाइटी और एग्जिस्टिंग एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट और लोकल एरिया बैंक भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रोमोटर्स बन सकते हैं। लोन गाइडलाइंस, लोन गाइडलाइंस की बात करें तो 75% लोन
प्रायोरिटी सेक्टर में डायरेक्ट होने चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एक्सेट्रा। कम से कम 50% लोन की साइज 25 लाख तक होनी चाहिए, जिससे लोग इनकम और स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट मिल सके जिससे लो इनकम और स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट मिल सके। डिपॉजिट और सर्विसेज, ये बैंक किसी भी अमाउंट तक के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन्हें रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करने की भी अनुमति है और ये क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। एटीएम और डेबिट कार्ड इशू करना भी अलाउ है। ये बैंक एनआरआई डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये बैंक का पर्पज है फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देना और उन सेगमेंट तक बैंकिंग फैसिलिटी पहुंचाना जो ट्रेडिशनल बैंक के कवरेज में नहीं आते। फॉर एग्जांपल, अगर एक छोटे शहर में एक किराना स्टोर के मालिक को अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए और वो ट्रेडिशनल बैंक के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में नहीं जाना चाहते, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक उन्हें कम इंटरेस्ट पर और छोटी अमाउंट का लोन आसानी से प्रोवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट भी नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशंस पर इंट्रोड्यूस किया गया। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई से लाइसेंस और हर कंपनी एक्ट 2013 के अंडर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं। पेमेंट बैंक का मेन फोकस है कस्टमर को फाइनेंशियल सर्विस देना जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में नहीं आ पाता, जैसे रूरल और अनबैंक एरिया के लोग। अब की फीचर्स की बात करते हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, इन्हें कम से कम 100 करोड़ 100 करोड़ का पेड अप कैपिटल रखना होता है और प्रोमोटर्स स्टेक इनिशियल 5 सालों के लिए कम से कम 40% रहना चाहिए। नो क्रेडिट सर्विस, पेमेंट बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं। ये सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर को करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी दी जा सकती है। एटीएम और डेबिट कार्ड फैसिलिटीज, ये बैंक एटीएम और डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं पर क्रेडिट कार्ड नहीं। पेटीएम बैंक का फोकस ट्रांजैक्शन सर्विस पर होता है, जिससे लोग आसानी से पैसे ट्रांसफर या बिल पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रूरल एरिया में एक मजदूर को अपने परिवार को दूसरे शहर में पैसा भेजना है, तो वो आसानी से पेमेंट बैंक के थ्रू ये काम कर सकता है और बिना किसी रेगुलर बैंक के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के। पेमेंट बैंक जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक ने इस प्रक्रिया को आसान और एसेसिबल बनाया है, जिससे लोग अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू बैंकिंग फैसिलिटीज का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक का रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकोनॉमी के क्रूशियल सेक्टर को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर। इन बैंक का मेन फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना और फाइनेंशियल असिस्टेंस देना उन एरियाज में जहां रेगुलर कमर्शियल बैंक इतना इन्वेस्ट नहीं करते। आइए इसे की डेवलपमेंट्स के बारे में जानते हैं। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 में बी शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पर एस्टेब्लिश हुआ। रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को प्रमोट करता है। क्रॉप प्रोडक्शन, इरिगेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990 में एस्टेब्लिश किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि एमएसएमईज के फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, जिससे उन्हें कैपिटल की कमी ना हो और वो अपने बिजनेस ग्रोथ कर सके। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, 1982 में एस्टेब्लिश किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सब्सिडरी है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज को फाइनेंस करता है, जिससे इंडिया का ग्लोबल ट्रेड सपोर्ट हो। कई सेक्टर के एक्सपोर्टर्स को असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, जिससे इंडियन प्रोडक्ट का एक्सपोजर बढ़े। नेशनल हाउसिंग बैंक,
1988 में नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंडर स्टेब्लिश हुआ। हाउसिंग फाइनेंशियल सेक्टर को सपोर्ट करता है जिससे घर का सपना सच हो सके। एफोर्डेबल हाउसिंग और रियल एस्टेट फाइनेंस में लोन और रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मुद्रा बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम के अंडर स्टेब्लिश किया गया। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करता है। छोटे बिजनेस और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल हेल्प मिलती है जिससे वो अपने बिजनेस स्टार्ट या एक्सपेंड कर सके। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नेबफिड 2021 में नेबफिड एक्ट 2021 के अंडर एस्टेब्लिश हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है जिससे जैसे हाईवे, रेलवे, एनर्जी प्लांट और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करना इसका प्राइमरी गोल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटे व्यक्ति अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है पर उसके पास फंड नहीं है तो वो मुद्रा बैंक से लो इंटरेस्ट लोन ले सकता है। इसी तरह एक फार्मर अपने फार्म के इरिगेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है तो वो नाबार्ड से सपोर्ट ले सकता है। ये डेवलपमेंट बैंक अपने अपने सेक्टर में फाइनेंशियल गैप को फिल करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो बैंकिंग सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनके पास बैंक लाइसेंस नहीं होता। ये इंस्टीट्यूशन कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रेगुलेट होते हैं और कुछ स्पेसिफिक रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस के साथ काम करते हैं। की फीचर्स: नो डिमांड डिपॉजिट, एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यानी लोग अपने पैसे डायरेक्ट एसेस के लिए नहीं रख सकते जैसे बैंक में रखा जाता है। फॉरेन इन्वेस्ट अलाउड, एनबीएफसी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ है और ये अप टू 100% तक हो सकती है जो फॉरेन कंपनीज और इन्वेस्टर के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है। नो पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विस, एनबीएफसी का पेमेंट और सेटलमेंट सर्विस का पार्ट नहीं है, यानी ये डायरेक्ट फंड ट्रांसफर और पेमेंट मैनेज नहीं करते जैसे बैंक में होता है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व रेशियो, एनबीएफसी को रिजर्व रेशियो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है जो बैंक के लिए आरबीआई के अंडर मैंडेटरी होता है जैसे सीआरआर या एसएलआर। नो डिपॉजिट इंश्योरेंस, एनबीएफसी में डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। मतलब अगर एनबीएफसी डिफॉल्ट करती है तो कस्टमर को प्रोटेक्शन नहीं मिलता जैसे बैंक में डीआईसीजीसी से मिलता है। नो क्रेडिट क्रिएशन, एनबीएफसी क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकते, यानी इनके पास पैसा क्रिएट करने का पावर नहीं होता जैसे बैंक लोन प्रोवाइड करके करते हैं। नो ट्रांजैक्शन सर्विस, एनबीएफसी ट्रांजैक्शन सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। मतलब इनका रोल सिर्फ फंड लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट में होता है लेकिन ट्रांजैक्शन हैंडलिंग जैसे सेविंग अकाउंट या पेमेंट नहीं मैनेज कर सकते। समझो एक इंडिविजुअल या स्मॉल बिजनेस है जो बैंकिंग से लोन नहीं ले सकता या क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं है या फॉर्मल बैंकिंग के टर्म्स फुलफिल नहीं कर सकता। ये बिजनेस एक एनबीएफसी के पास जाता है जो उन्हें लोन प्रोवाइड करता है बिना डिमांड डिपॉजिट या ट्रांजैक्शन सर्विस के। इस तरह एनबीएफसी लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से एक्सक्लूड हो गए हैं। फॉर इंस्टेंस, बजाज फाइनेंस एक वेल नोन एनबीएफसी छोटी और मिडिल क्लास फैमिलीज को कंज्यूमर लोन प्रोवाइड करती है बिना डिमांड डिपॉजिट या ट्रांजैक्शन अकाउंट के। अब बैंक्स की बात करते हैं। बैंक्स एक गवर्नमेंट ऑथराइज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है जो पब्लिक को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर रेगुलेट होते हैं और कुछ एसेंशियल फीचर्स और फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं।
की फीचर्स। डिमांड डिपॉजिट। बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, यानी लोग अपने पैसे सेविंग और करंट अकाउंट में रख सकते हैं और जब जरूरत हो तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ। प्राइवेट सेक्टर बैंक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 74% अलाउ है, जो उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विस। बैंक का पेमेंट और सेटलमेंट सर्विस का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, मतलब बैंक डायरेक्टली फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट और ट्रांजैक्शन मैनेज करते हैं। रिजर्व रेशियो मेंटेनेंस। बैंक को रिजर्व रेशियो जैसे कैश रिजर्व रेशियो CRR और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। ये उनके स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी को इंश्योर करता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस। बैंक में डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जिससे DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के थ्रू डिपॉजिटर का पैसा इंश्योर रहता है, जो बैंक फेल्यूर के केस में एक सर्टेन लिमिट तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्रेडिट क्रिएशन। बैंक को रोल क्रेडिट क्रिएशन में भी होता है। बैंक जो पैसा डिपॉजिटर्स के डिपॉजिटर्स से रिसीव करता है, उसको लोन और एडवांसेस के फॉर्म में सर्कुलेट करते हैं, जिससे इकोनॉमी में पैसा फ्लो और ग्रोथ फोस्टर होता है। अगर कोई पर्सन अपना सैलरी डिपॉजिट करने के लिए अकाउंट खोलना चाहता है और डेली ट्रांजैक्शन, बिल पेमेंट और कैश विड्रॉवल करना चाहता है, तो वो एक बैंक अकाउंट ओपन करता है, क्योंकि सिर्फ बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और पेमेंट और सेटलमेंट के फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जो हर तरह के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करता है और पेमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जो कस्टमर की रेगुलर फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करता है और उनके डिपॉजिट को इंश्योर भी रखता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और नियो बैंक के बारे में समझते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का मेन गोल लो इनकम इंडिविजुअल और ग्रुप को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना है। ये स्पेशलाइज्ड है माइक्रो लोन्स, माइक्रो सेविंग और माइक्रो इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट में। इंडिया में वो लोन जो 1 लाख से कम होते हैं उन्हें माइक्रो लोन्स के कहते हैं। ये लोन्स लो इनकम इंडिविजुअल को दिया जाता है ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके या फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सके। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यूजुअली लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, जो उन लोगों के लिए एसेसिबल है जो ट्रेडिशनल बैंक के लिए क्वालिफाई नहीं करते। अगर एक महिला अपने छोटे से खुदरा व्यापार को शुरू करना चाहती है लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो वो एक माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से 50,000 का लोन ले सकती है। इस लोन की मदद से वो अपना व्यापार शुरू कर सकती है और अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकती है। नियो बैंक। नियो बैंक बिल्कुल डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिनका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होता। ये सिर्फ ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नियो बैंक का यूज करना बहुत आसान होता है क्योंकि यूजर मोबाइल ऐप या वेबसाइट के थ्रू बैंकिंग सर्विस एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि योनो बाय SBI और रेजर पे एक्स। ऐसे नियो बैंक हो जो डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन और फीचर्स ऑफर करते हैं, जैसे कि इजी फंड ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ट्रैकिंग और अकाउंट मैनेजमेंट। लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम का पर्पज है स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लिए लीड रोल असाइन करना डिफरेंट बैंक्स को, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। इस स्कीम को RBI ने इंट्रोड्यूस किया था गडगिल स्टडी ग्रुप और बैंकर्स कमेटी की रिकमेंडेशंस पर। इसका गोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना और लोकल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग सर्विस एक्सेसिबल हो। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक सेक्टर बैंक
लीड बैंक है, तो वो बैंक लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में हेल्प करेगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव, जिससे लोकल कम्युनिटीज को फायदा होगा। अब बात करते हैं बैंकिंग के एसेट्स, लायबिलिटीज और मनी मैनेजमेंट। एसेट्स ऑफ बैंक। बैंक के पास जो भी चीजें होती है उन्हें बैंक के एसेट्स कहते हैं। ये इंक्लूड करते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट, बैंक ने जो पैसे इन्वेस्ट किया है वो इसमें शामिल है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये वो पैसे हैं जो बैंक तुरंत किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस, वो पैसे जो बैंक ने कस्टमर को दिया है लोन के फॉर्म में। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, ये वो बिल है जिन्हें बैंक ने डिस्काउंट किया या खरीदा है। लायबिलिटीज ऑफ बैंक। लायबिलिटीज वो होती है जो बैंक को अपने कस्टमर या क्रेडिटर को चुकानी होती है। इसमें डिपॉजिटर, ये बैंक के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटीज है। कस्टमर अपने पैसे बैंक में रखते हैं, जैसे करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट। रिजर्व्स एंड नेटवर्थ। रिजर्व्स, ये वो डिपॉजिट हैं जो बैंक अपने सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास रखते हैं। ये कैश के रूप में या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि बॉन्ड और ट्रेजरी बिल में होते हैं। इसका कुछ हिस्सा कैश के फॉर्म में होता है और कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में। नेटवर्थ ऑफ द बैंक, ये बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। नेटवर्थ को इस फॉर्मूला से निकालते हैं, नेटवर्थ इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। मनी मैनेजमेंट टूल्स। मनी मल्टीप्लायर, ये एक रेशियो है जो टोटल मनी को हाई पावर्ड मनी के स्टॉक से कंपेयर करता है। इसका मतलब है कि अगर बैंक एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट लेता है तो वो इस डिपॉजिट का ज्यादा पैसा लोन के रूप में सर्कुलेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, इस सिस्टम में बैंक्स को सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैश अपने पास रखना होता है और बाकी पैसे को लोन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आप 100 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो बैंक इसे ज्यादा पैसा लोन के रूप में दे सकती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ कुछ प्रोपोर्शन रिजर्व रखना होता है। रेगुलेशंस बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों की लिक्विडिटी को रेगुलेट करता है, जो कि एसेंशियल है ताकि बैंक सॉल्वेंसी और स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके। आरबीआई के टूल्स हैं एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बैंक को बताता है कि उन्हें कितना पैसा कैश या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में रखना है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ये बैंक को बताता है कि उन्हें कितना पैसा आरबीआई के पास रखना है। डिमांड लायबिलिटीज की बात करें तो डिमांड लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जिनको कस्टमर किसी भी वक्त मांग सकते हैं। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट, ओवरड्यू बैलेंस इन फिक्स्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अब बात करते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो, सीडीआर। सीडीआर को समझने का आसान तरीका है, ये रेशियो बताता है कि लोग अपना पैसा किस तरह से रखते हैं। इसके फॉर्मूला होता है सीडीआर इक्वल टू करेंसी इन सर्कुलेशन अपॉन डिमांड डिपॉजिट। इसका मतलब है कि अगर लोग अपने पैसे का ज्यादा हिस्सा कैश यानी कि करेंसी के रूप में रखते हैं तो सीडीआर ज्यादा होगा। ये लोगों के लिक्विडिटी प्रेफरेंस को दिखाता है। जैसे अगर किसी बैंक में 1 लाख का कैश है और 3 लाख डिमांड डिपॉजिट है तो सीडीआर 1 लाख अपॉन 3 लाख इक्वल टू 33.3% होगा। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आरडीआर ये बताता है कि बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कितना हिस्सा रिजर्व के रूप में रखता है। फॉर्मूला की बात करें तो आर डी आर इक्वल टू रिजर्व अपॉन टोटल डिपॉजिट इंटू 100। रिजर्व मनी में बैंक का
वोल्ट कैश और आरबीआई के पास डिपॉजिट शामिल होते हैं। अगर किसी बैंक के पास 50,000 रिजर्व है और टोटल डिपॉजिट 2 लाख है, तो आरडीआर होगा 50,000 अपन 2 लाख इंटू 100, यानी कि 25%। प्रोविजनल प्रोविजन कवरेज रेशियो, पीसीआर एक इम्पोर्टेंट रेशियो है जो की बेड बैंक के बाद डेब्ट के लिए प्रोविजन को दिखाता है। फॉर्मूला की बात करें तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इक्वल टू ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स माइनस प्रोविजन। जब एनपीएस बढ़ते हैं तो बैंक को ज्यादा प्रोविजन रखने की जरूरत होती है। अगर एक बैंक के ग्रोस एनपीएस 1 लाख हैं और उसने 40,000 प्रोविजन रखा है, तो नेट एनपीएस होगा 1 लाख माइनस 40,000 इक्वल टू 60,000। हाई पीसीआर का मतलब है कि बैंक ने बेड डेप्थ के लिए ज्यादा फंड से एसाइड किया है, जो कि उन्हें लॉसेस से बचाता है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, एलसीआर। एलसीआर एक इम्पॉर्टेंट नॉर्म्स है जो बेसल 3 के तहत आता है। इसका मेन मकसद है बैंक को शॉर्ट टर्म्स लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए कहना। बैंक को अपने आने वाले 30 दिनों के जरूरतों के लिए इनफ लिक्विडिटी रखनी चाहिए, ताकि अगर कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है तो बैंक खुद को संभाल सके। एग्जाम्पल, अगर एक बैंक ने 100 करोड़ की लिक्विडिटी रख रखी है, तो उसे पता है कि ये अमाउंट अगले 30 दिनों के लिए उसकी इमीडिएट नीड्स को पूरा करेगी। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, आईसीए, प्रोजेक्ट सशक्त का हिस्सा है, जिसे गवर्नमेंट ने बैड लॉन्स को रिजॉल्व करने के लिए अप्रूव किया है। आईसीए का मकसद है स्ट्रेस एसेट का जल्द से रिजोल्यूशन करना, जिससे बैंकों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़े। ये एग्रीमेंट उन लोन अकाउंट के लिए जिनकी साइज 50 करोड़ या उससे ज्यादा है और जो एक ग्रुप ऑफ लेंडर्स के कंट्रोल में है। एग्जाम्पल, अगर एक बैंक और कुछ दूसरे बैंक ने एक ही बरोबर को लोन दिया है, तो आईसीए उन्हें मिलकर तुरंत रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने की सुविधा देता है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या लेटर ऑफ कंफर्ट, ये बैंक गारंटी का एक फॉर्म है। इस लेटर के जरिए एक बैंक अपने कस्टमर को दूसरे इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांच से शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेने की परमिशन देता है। अगर एक एक्सपोर्ट कंपनी को फॉरेन बायर से पेमेंट मिलने में देर हो रही है, तो वो अपने बैंक से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेकर दूसरे बैंक से क्रेडिट ले सकती है। नोस्ट्रो अकाउंट, नोस्ट्रो अकाउंट उन इंडियन बैंक्स का अकाउंट है जो फॉरेन कंट्रीज में मेंटेन होता है। इसका इस्तेमाल ट्रांजैक्शन को इजी क्लियर करने के लिए किया जाता है। अगर एसबीआई का एक अकाउंट न्यूयॉर्क बैंक में है, तो वो अपने ट्रांजैक्शन को वहां से मैनेज करने के लिए नोस्ट्रो अकाउंट का इस्तेमाल करेगा। वोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट फॉरेन बैंक के लिए होता है जो इंडिया में मेंटेन होता है। ये फॉरेन बैंक का अकाउंट है जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंडियन बैंक के साथ होती है। अगर बैंक में अमेरिका का अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक के पास है, तो ये वोस्ट्रो अकाउंट होगा। स्विफ्ट बैंक, स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है जो बैंक के लिए मनी ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट सिक्योर भेजने में मदद करता है। इस सिस्टम का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए होता है। अगर कोई बैंक किसी फॉरेन बैंक को 10 करोड़ ट्रांजैक्शन करता है, तो इस ट्रांसफर के इंस्ट्रूमेंट स्विफ्ट के थ्रू भेजे जाएंगे, जो सिक्योर और एफिशिएंट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बैंकिंग सिस्टम की वर्किंग को समझने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। एलसीआर बैंक की लिक्विडिटी नीड्स को इंश्योर करता है, आईसीए बैड लोन्स का रिजोल्यूशन फैसिलिटी करता है, और नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन को इजी बनाने में
हेल्प करता है। स्विफ्ट सिस्टम से सिक्योर मैसेजिंग होते हैं जिससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्मूथ बनते हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 को पास किया गया था ताकि बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाया जा सके। इस अमेंडमेंट का मकसद बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना था। आइए इस अमेंडमेंट के की फीचर्स और अलग-अलग बैंक्स के रेगुलेटर्स को समझते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक और उनके रेगुलेटर्स। कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक, etc। इसके रेगुलेटर्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इन बैंक को आरबीआई के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, जो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ, लिक्विडिटी और ऑपरेशंस पर नजर रखता है। कोऑपरेटिव बैंक्स, सिंगल स्टेट रूलर। आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रेगुलेट करती है। ये बैंक रूरल एरिया में ऑपरेट करते हैं और इन्हें आरबीआई के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार भी रेगुलेट करते हैं, जिससे उनकी फंक्शनिंग पर लोकल गवर्नेंस का भी असर होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स अर्बन में। रेगुलेटर आरबीआई। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को सिर्फ आरबीआई रेगुलेट करते हैं, जो इनकी कॉम्प्लायंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। कोऑपरेटिव बैंक्स इन मल्टी स्टेट। रेगुलेटर आरबीआई। ये बैंक दो या दो से ज्यादा स्टेट में ऑपरेट करते हैं और इन्हें आरबीआई की रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है। कोऑपरेटिव बैंक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। रेगुलेटर स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार रेगुलेट करते हैं, जो उनकी लोकल नीड्स और एग्रीकल्चर फोकस को ध्यान में रखते हैं। अब बात करते हैं की फीचर्स। रेगुलेटरी पावर। इस अमेंडमेंट के थ्रू आरबीआई को कोऑपरेटिव बैंक पर ज्यादा रेगुलेटरी पावर दी गई है, जिससे इन बैंक्स की ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जा सके। फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अमेंडमेंट का एक मेजर ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इनहेंस करना है, जिससे बैंक अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को अचीव कर सके। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस। ये एक्ट बैंक की गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पर भी फोकस करता है, जिससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़े। कोऑपरेटिव बैंक्स की स्ट्रेंथनिंग। इस अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव बैंक्स को भी कमर्शियल बैंक की तरह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पालन करना पड़ेगा, जिससे उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 से बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई है, जो आरबीआई के रेगुलेटरी पावर को इनहेंस करता है और कोऑपरेटिव बैंक्स को भी बेहतर गवर्नेंस के अंडर लाता है। ये रिफॉर्म बैंकिंग सिस्टम की ओवरऑल हेल्थ और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, जिससे डिपॉजिटर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए सिक्योरिटी बढ़ाती है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लॉन्स। इंडिया की बैंकिंग सेक्टर में लॉन्स को दो प्रकार के इंडिया की बैंकिंग सेक्टर में लॉन्स दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये लॉन्स अलग अलग सोर्सेस से मिलते हैं और उनके टर्म्स भी अलग अलग होते हैं। आइए इन दोनों टाइप्स ऑफ लॉन्स और उनके लिए कुछ की फीचर्स को समझते हैं। फॉर्मल सेक्टर लोन। सोर्सेस की बात करें तो ये लोन बैंक्स और कोऑपरेटिव से मिलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन फॉर्मल लोन रिसोर्स को ओवरसीज करता है। ये इंश्योर करता है कि बैंक अपने रिसीव डिपॉजिट से मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करे। अगर आपको अपनी बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए लोन चाहिए तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। ये लोन अपने फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू मिलेगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन और कोलेटरल की जरूरत होती है। इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। सोर्सेस की बात करें तो ये लोन मनी लेंडर्स, ट्रेडर, एम्प्लॉयर्स,
रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिलते हैं। इनफॉर्मल लॉन्स पर कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं होता, इस वजह से इन लॉन्स के की टर्म्स कभी कभी वेग्यू होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपको अर्जेंट कैश की जरूरत है और आप बैंक के प्रोसेस से नहीं गुजर सकते, तो आप किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से लोन ले सकते हैं। ये लोन जरूरत के हिसाब से जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब है इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और रीपेमेंट मोड का कॉम्बिनेशन। ये टर्म्स बोरोवर्स और लेंडर्स के बीच एग्रीमेंट को डिफाइन करते हैं। आपको इन टर्म्स को समझाना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी लोन की कॉस्ट और रीपेमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करता है। कोलेटरल। कोलेटरल वो एसेट्स हैं जो बोरोवर अपने लोन के लिए गारंटी के रूप में यूज करता है। ये लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइवस्टॉक या बैंक डिपॉजिट हो सकते हैं। अगर बोरो अगर बोरोवर लोन नहीं चुकाता, तो लेंडर कोलेटरल को बेचकर अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। टीजर लोन। टीजर लोन वो लोन होते हैं जो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, जिससे बोरोवर को अट्रैक्ट किया जा सके। ये लोन्स आमतौर पर एंटरप्रेन्योर और नए होम ओनर को दिए जाते हैं, जहां एक्सपीरियंस जरूरी नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें तो एक नए घर खरीदने वाले एक नए घर खरीदने वाले के लिए 3 महीने तक 5% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया, जो बाद में बढ़कर 8% हो गया। शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग उन एक्टिविटीज या इंस्टीट्यूशन का सेट है जो ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंक से पार्शियली बाहर ऑपरेट करते हैं। इन पर आरबीआई का पूरा रेगुलेशन नहीं होता। शैडो बैंक में इन्वॉल्व एंटिटीज की रेगुलेशंस नहीं होती, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिस्की हो सकता है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज एक स्पेशलाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जो शेयर्स और सिक्योरिटीज का एक्विजिशन करता है। इसका एसेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। सीआईसी को आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड करना पड़ता है और उनका मेन बिजनेस शेयर और सिक्योरिटीज एक्वायर करना होती है। अब बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजी। सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल एरिया में ऑर्गेनाइज ग्रुप होते हैं जो खास तौर पर गरीब औरतों को एम्पावर करने के लिए बनाए गए हैं। इन ग्रुप्स का मेन एम अपने रिसोर्स को पूल करना और म्यूचुअल सपोर्ट के जरिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना होता है। आइए इसके की फीचर्स के बारे में जानते हैं। मैनेजमेंट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने आप को मैनेज करते हैं। यहाँ की किसी कोलेटरल की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि मेंबर्स अपने सेविंग को इकट्ठा करते हैं और इसे लोन के लिए यूज करते हैं। लोन एलिजिबिलिटी। जब ग्रुप रेगुलर सेविंग करेगा, तो 1 या 2 साल बाद ये बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लोन ग्रुप के नाम पर सेक्शन होते हैं और ग्रुप ही लोन की रीपेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओरिजिन की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से आया, जो मोहम्मद यूनुस ने एस्टेब्लिश किया था। इंडिया में नाबार्ड ने 1986-1987 में इस इनिशिएटिव को शुरू किया। रीजनल रूरल बैंक और शेड्यूल कमर्शियल बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, जिससे ये ग्रुप अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके। एग्जाम्पल देखते हैं। कहानी ऐसा है कि एक गांव में एक ग्रुप ऑफ वुमेन ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। उन्होंने मिलकर अपने सेविंग इकट्ठा किए और 1 साल बाद उन्होंने बैंक से लोन लिया। इस लोन का इस्तेमाल उन्होंने अपने छोटे बिजनेसेस शुरू करने में किया। ग्रुप ने रेगुलर पेमेंट किया, जिससे उन्हें और लोन लेने का मौका मिला।
अब बात करते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बैंकिंग का एक ऐसा सिस्टम है जो बैंक को अपने कस्टमर क्रेडिट सर्विस को 24x7 बेसिस पर प्रोवाइड करने की सहूलत देता है। की फीचर्स की बात करें तो जैसे कि ई कुबेर। ई कुबेर आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। इस प्लेटफॉर्म पर बैंक अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं जिससे कस्टमर को बेहतर सर्विस मिल सके। एसेसिबिलिटी। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से कस्टमर अपने अकाउंट को किसी भी ब्रांच या ऑनलाइन एसेस के जरिए मैनेज कर सकते हैं। यह सॉल्यूशन रिटेल और कोऑपरेटिव बैंक एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। डिलीवरी चैनल। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सभी एग्जिस्टिंग और प्रोपोज्ड डिलीवरी चैनल को सपोर्ट करता है जैसे एटीएम, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंक की। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको एसबीआई का अकाउंट है और आपने एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है। आप किसी भी वक्त अपने अकाउंट की डिटेल देख सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी लोकेशन पर हो। ये सब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की वजह से संभव है। अब बात करते हैं बेसल नॉर्म्स की। बेसल नॉर्म्स बेसल एकॉर्ड्स बैंकिंग रेगुलेशंस के एक सीरीज है जो बेसल कमिटी ऑन बैंक सुपरविजन द्वारा तय किया गया है। इनमें 3 सीरीज हैं, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3। आजकल इंडियन बैंकिंग सिस्टम बेसल 2 नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये नॉर्म्स बेसल 3 की तरफ भी बढ़ रही है। की कंपोनेंट्स ऑफ बेसल नॉर्म्स। रिस्क वेटेड एसेट। बेसल नॉर्म्स के तहत बैंक को अपने एसेट को रिस्क के हिसाब से वेट देना पड़ता है। इसका मतलब है कि ज्यादा रिस्की एसेट्स पर ज्यादा कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। कैपिटल इक्विडेंसी रेशियो। बेसल 3 के तहत किसी भी बैंक का टायर 1 और टायर 2 कैपिटल का टोटल उसके रिस्क वेटेड एसेट्स का 10.5% होना चाहिए। ये इंश्योर करता है कि बैंक के पास एक हेल्दी कैपिटल बेस हो ताकि वो किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रेस को सामना कर सके। टायर 1 कैपिटल। टायर 1 कैपिटल बैंक का प्राइमरी फंडिंग सोर्स होता है। इसमें शेयर होल्डर्स इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग शामिल होते हैं। ये कैपिटल सबसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है क्योंकि ये बैंक की कोर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। टायर 2 कैपिटल। टायर 2 कैपिटल वो सप्लीमेंट्री कैपिटल है जो बैंक को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेटेड टर्म्स डेब्ट, जनरल लोन लॉस रिजर्व और अनडिस्क्लोज रिजर्व शामिल होते हैं। टायर 2 कैपिटल को टायर 1 के कम रिलायबल माना जाता है क्योंकि ये कैलकुलेट करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और लिक्विडेशन में मुश्किल होती है। मान लीजिए एक बैंक के पास 100 करोड़ के रिस्क वेटेड एसेट हैं। बेसल 3 के हिसाब से इस बैंक को कम से कम 10.5 करोड़ का कैपिटल मेंटेन करना होगा, टायर 1 और टायर 2 मिलकर, ताकि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। अगर बैंक के पास ये कैपिटल नहीं है तो वो अपने ऑपरेशंस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, जो अल्टीमेटली कस्टमर और इन्वेस्टर के लिए रिस्क हो सकता है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर्स रिफॉर्म। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की रेजिलेंस को बढ़ाता है। ये रिफॉर्म वेरियस कमिटीज द्वारा रिकमेंडेड किए गए हैं, जिनके की फंडिंग और सजेशंस ने बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज करने में मदद की है। की कमिटीज एंड देयर रिकमेंडेशंस, जैसे कि नरसिम्हा कमिटी, ईयर 1991 और 1998। रिकमेंडेशंस। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के स्ट्रॉन्ग बैंक्स की
पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के स्ट्रांग बैंक की मर्जर की सलाह दी गई। इसका मकसद बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी को बढ़ाना और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इनहेंस करना था। स्ट्रांग बैंक का मर्जर वीक बैंक के साथ करने से मार्केट कंपटीशन बढ़ेगा और रिसोर्स का एफिशिएंट यूज होगा। वर्मा कमेटी कमेटी ने कंसोलिडेशन को सपोर्ट किया क्योंकि ये बैंक के बीच स्ट्रेंथ पूल करने में मदद करेगा। ये ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करने का भी एक तरीका है जिससे ओवरऑल बैंकिंग ऑपरेशन और सर्विस डिलीवरी बेहतर होगा। कैमल पैरामीटर कैमल पैरा कैमल रेटिंग सिस्टम बैंक की परफॉर्मेंस को एसेस करने का एक मेथड है जो उन्हें फाइनेंशियल हेल्थ के बेसिस पर रेट करता है। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो सी कैपिटल इक्विडेसी, ये एसेस करता है कि बैंक के पास कितना कैपिटल है अपने रिस्क वेटेड एसेट को कवर करने के लिए। ए एसेट क्वालिटी, ये बैंक के एसेट्स की क्वालिटी को दिखता है जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रोपोर्शन। एम मैनेजमेंट एफिशिएंसी, बैंक की मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को जज करता है। ये देखता है कि बैंक अपने रिसोर्स का कितना बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। ई अर्निंग क्वालिटी, बैंक की अर्निंग का एनालाइज करता है। ये देखता है कि बैंक कितनी सस्टेनेबल और कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर रहा है। एल लिक्विडिटी, ये इवेल्युएट करता है कि बैंक अपने शॉर्ट टर्म्स ऑब्लिगेशंस को पूरी करने के लिए कितना लिक्विड है। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष का एम पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस को इनहेंस करना और उन्हें मॉडर्न बैंकिंग चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। ये एक 7 प्रॉन्ज अप्रोच है जो पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशंस पर आधारित है। की कंपोनेंट्स ऑफ मिशन इंद्रधनुष, अपॉइंटमेंट की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स ये है पावर का एक्सेसिव कंसंट्रेशन रोकना और बैंक की स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करना। इसकी स्ट्रेटजीज की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर से टैलेंटेड प्रोफेशनल का इंडक्शन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट को अलग करना। बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी, इसके फंक्शंस पीएसबीज और गवर्नमेंट के बीच एक मिडलमैन के रूप में काम करता है। पीएसबीज की फंक्शनिंग को गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस से अलग करना और गवर्नेंस को सुधारना। कैपिटलाइजेशन, हाई एनपीएस और बेसल थर्ड नॉर्म्स को मीट करने के लिए। प्लान की बात करें तो 70,000 करोड़ की कैपिटलाइजेशन का प्लान तैयार किया गया है। डी स्ट्रेसिंग, इसका फोकस पीएसबी की हेल्थ को रिस्टोर करना। इसकी मेजर्स की बात करें तो रिस्क कंट्रोल मेजर्स को मजबूत करना, एनपीएस की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना। एम्प्लॉयमेंट, पीएसबीज को मैन पावर हायरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी देना। इसके इम्पैक्ट की बात करें तो टैलेंट एक्विजिशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बैंक की परफॉर्मेंस या असेसमेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के जरिए किया जाएगा। गोल की बात करें तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने और अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश करने में मदद मिलेगी। गवर्नेंस रिफॉर्म, ज्ञान संगम, पीएसबीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कॉन्क्लेव। ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो का इस्तेमाल। तो मिशन इंद्रधनुष एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो पीएसबीज के गवर्नेंस, परफॉर्मेंस और रियलाइंस को इनहेंस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस इनिशिएटिव से बैंक की फंक्शनिंग में सुधार आएगा जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ को प्रमोट करने में मदद मिलेगी। इस अप्रोच का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडियन बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करना और उन्हें मॉडर्न बैंकिंग चैलेंजेस के लिए तैयार करने में होगा।
अब बात करते हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जो इंडिया में ऑडिटिंग प्रोफेशन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ओवरसीज करता है। ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत स्टेब्लिश किया गया है और इसका इंसेप्शन अक्टूबर 2018 में हुआ। कंपोजिशन की बात करें तो चेयरमैन एक चेयरमैन होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। मेंबर इसमें मैक्सिमम 15 मेंबर्स हो सकते हैं। पावर NFRA के पास ये पावर है, ये लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को प्रोब कर सकते हैं जिनकी पेड अप कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है या एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है। NFRA का एम अकाउंटिंग प्रैक्टिस को इन्हेंस करना और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है जिससे जिससे स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़े। अब बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी एक ऐसी स्थिति है जब किसी व्यक्ति या संस्था की लिएबिलिटीज यानी कि कर्ज उनके एसेट्स से ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब है कि वो एंटिटीज अपने ऑब्लिगेशन या डेब्ट को उनके ड्यू होने पर पूरी नहीं कर सकता या पूरी नहीं कर पा रहा है। अगर एक बिजनेस के पास 5 लाख के एसेट्स हैं लेकिन उनकी लायबिलिटीज 7 लाख है तो वो इंसॉल्वेंट है। बैंकरप्सी जब एक व्यक्ति अपने लायबिलिटीज और डेब्ट को चुकाने में असमर्थ होता है तब वो आमतौर पर बैंकरप्सी के लिए अप्लाई करता है। इस दौरान व्यक्ति सरकार से मदद मांगता है ताकि वो अपने क्रेडिटर को अपने कर्ज चुकाने में मदद कर सके। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने में असमर्थ है वो बैंकरप्सी फाइल कर सकता है जिससे उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को रेगुलेट किया जा सके और क्रेडिटर से समझौता किया जा सके। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी दोनों फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं जो व्यक्ति या संस्था के लिए मुश्किल समय ला सकते हैं। इंसॉल्वेंसी से ये पता चलता है कि एंटिटी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, जबकि बैंकरप्सी एक लीगल प्रोसेस है जो हेल्प करती है कि उन्हें अपने डेब्ट से डील करने में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक ऐसा लोन या एडवांस होता है जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट 90 दिनों तक ओवरड्यू रहता है। क्लासिफिकेशन फॉर एग्रीकल्चर लॉन्स, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लोन। NPA तब होता है जब लोन इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट 2 क्रॉप सीजन के लिए नहीं भरा जाता। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स NPA तब होता है जब लोन इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट 1 क्रॉप सीजन तक ड्यू होता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो पहले 90 दिनों में ही बाद एसेट्स क्वालिटी के लक्षण दिखते हैं। इन अकाउंट्स को मॉनिटर करना जरूरी होता है क्योंकि ये फ्यूचर में NPA बन सकते हैं। अब बात करते हैं अदर क्लासिफिकेशंस ऑफ लोन अकाउंट। सब स्टैंडर्ड एसेट अकाउंट जो NPA के रूप में 12 महीने से कम समय तक रहता है। डाउटफुल एसेट्स अकाउंट जो सब स्टैंडर्ड एसेट के रूप में 12 महीने या उससे ज़्यादा समय तक रहता है। लॉस एसेट वो होता है जो बैंक या RBI द्वारा पहचाना गया है लेकिन उसका अमाउंट अभी तक पूरी तरह से लिखा नहीं गया है। लोन राइट ऑफ जब लोन को बैंक के बैलेंस शीट के एसेट साइड से लिखा दिया जाता है।
रीस्ट्रक्चर्ड लोन, जब प्रिंसिपल, इंटरेस्ट या टेन्यूर के टर्म्स को बदला जाता है ताकि बोरोवर लोन को भरे। स्ट्रेस्ड एसेट, स्ट्रेस्ड एसेट्स का फॉर्मूला एनपीए प्लस loans written off plus restructured loan equal to stressed assets। अब बात करते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर बैंक और कुछ कॉर्पोरेट हाउस या प्राइवेट एंटिटीज के बैलेंस शीट दोनों ही खराब स्थिति में है। पब्लिक सेक्टर बैंक की बैलेंस शीट पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं जो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को कमजोर कर रहे हैं। ओवर लीवरेज कंपनीज, ये कंपनीज बहुत ज्यादा डेब्ट अकुमुलेट कर लेती है जिससे उन्हें लोन्स पर इंटरेस्ट पेमेंट करने में दिक्कत होती है। इस वजह से उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। इसके इम्पैक्ट की बात करें तो जब पीएसबीज और कॉर्पोरेट हाउसेस दोनों ही फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में होते हैं तो ये इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है क्योंकि बैंक को लोन देने में दिक्कत होती है और कंपनीज ग्रोथ नहीं कर पाती। मेजर्स फॉर एनपीए रिजोल्यूशन, 3R फ्रेमवर्क फॉर रेविटेलाइजिंग स्ट्रेस्ड एसेट्स। रेक्टिफिकेशन, एसेट्स क्वालिटी रिव्यू, इसका मकसद है बैंक की एसेट क्वालिटी को इवेलुएट करना ताकि एनपीए को पहचाना जा सके और उन्हें रेक्टिफाई किया जा सके। रीस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रेटेजिक डेप्थ रीस्ट्रक्चरिंग, ये एक प्रोसेस है जिसमें बोरोवर की डेप्थ को रिस्ट्रक्चर किया जाता है ताकि उन्हें रीपेमेंट में मदद मिल सके। स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट्स, इस स्कीम के जरिए स्ट्रेस एसेट्स को सस्टेनेबल बनाकर उन्हें रिस्ट्रक्चर किया जाता है। ज्वाइंट लेंडर फोरम, इस फोरम में लेंडर्स एक साथ आकर स्ट्रेस एसेट को मैनेज करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। रिकवरी, SARFAESI एक्ट 2002, इस एक्ट के जरिए बैंक को अपने सिक्योर लोन्स को रिकवर करने की पावर दी गई है बिना कोर्ट की मदद के। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, इस कोड के थ्रू कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजरने का मौका मिलता है जिससे उनकी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। केवी कामथ कमेटी, ये कमेटी कोविड-19 पेंडेमिक के इम्पैक्ट से लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए रिकमेंडेशंस दी है ताकि बोरोवर को मदद मिल सके और एनपीए को कंट्रोल किया जा सके। अब बात करते हैं बैड बैंक्स की। बैड बैंक्स एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बैड लोन्स और इलिक्विड होल्डिंग को खरीदती है, लोन रीस्ट्रक्चरिंग करती है और लॉसेस एब्जॉर्ब करती है। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17, इस सर्वे ने पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी यानी कि पारा का सजेशन दिया था ताकि बैंक्स और कोऑपरेटिव सेक्टर के बैलेंस शीट सिंड्रोम के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके। पारा, ये एक प्रपोज्ड बैड बैंक है जो पब्लिक सेक्टर बैंक से बैड लोन खरीदने के लिए बनाया जा रहा है। इसका मकसद है कि बैंक्स के एनपीएस को कंट्रोल करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना। अब बात करते हैं प्रॉम्प्ट कोरेक्टिव एक्शन। ये फ्रेमवर्क बैंक को रिस्की कंसीडर करता है अगर वो कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स से नीचे गिरते हैं जो 3 पैरामीटर पर आधारित होते हैं: कैपिटल रेशियो, एसेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कैपिटल रेशियो, बैंक के कैपिटल स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है।
एसेट्स क्वालिटी, उनके एसेट्स की क्वालिटी कैसे है, यानी एनपीएस का लेवल क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक की अर्निंग कैपिटल कैसे है। अगर बैंक इन नॉर्म्स से नीचे चलते हैं तो उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, जैसे ब्रांच एक्सपेंशन, ब्रांच खोलने पर रोक लगा दी जाती है। डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड देने पर रोक लगा दी जाती है। हायर प्रोविजंस, एनपीएस के लिए ज्यादा प्रोविजंस रखने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं एसेट्स, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। नरसिम्हा कमिटी 1998 ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि एआरसी बनाने का सुझाव दिया था। एआरसी एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एनपीएस या बैड एसेट्स को खरीदता है ताकि ये इंस्टीट्यूशन अपने बैलेंस शीट को क्लीन कर सके। अब बात करते हैं SARFA ESI एक्ट 2002। ये एक्ट इंडिया में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सेटिंग अप के लिए लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है, खास तौर पर विलफुल डिफॉल्टर से निपटने के लिए। इसके कुछ की फीचर्स हैं। प्रॉपर्टी का पोसेशन, एक लेंडर को बोरोवर को 60 दिन का नोटिस देने के बाद प्रॉपर्टी या मोर्टेज एसेट्स का पोसेशन लेना का हक मिल जाता है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये एक्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पर लागू नहीं होता। फार्म्स लोन, इस एक्ट का इस्तेमाल फार्म्स लोन पर नहीं होता। डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स DRT, ये ट्राइब्यूनल लेंडर को अपने ड्यू रिकवर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इससे लेंडर क्या कर सकते हैं देखते हैं। रिकवरी सर्टिफिकेट, लेंडर DRT को अप्रोच करके रिकवरी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी, DRT लेंडर्स को बोरोवर की प्रॉपर्टीज का पोसेशन लेने की इजाजत देता है और इन्हें बेचकर ड्यू रिकवर करने की सुविधा देता है। अपील, DRT के ऑर्डर के खिलाफ अपील डेब्ट रिकवरी एपीलेट ट्राइब्यूनल यानी कि DRAT में होती है। सिविल प्रोसीड्यूर कोड, ये DRT सिविल प्रोसीड्यूर कोड से आगे भी जा सकती है। अब बात करते हैं ई बेकरे पोर्टल लॉन्च पर्पस। ई बेकरे पोर्टल का लॉन्च किया गया था ताकि बैंक्स अपने अटैच एसेट्स को ऑनलाइन ऑक्शन के जरिए ट्रांसपेरेंट और क्लीन तरीके से बेच सके। इसका मकसद एसेट्स की वैल्यू को बेहतर तरीके से रियलाइज करना है। कैपिटल एक्विडेसी रेशियो, CAR यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट्स रेशियो, एक रेशियो है जो बैंक की कैपिटल को उसकी रिस्क के साथ कंपेयर करता है। इसके सिग्निफिकेंट की बात करें तो जितना ज्यादा CRAR होगा उतना ही बैंक कैपिटलाइज होगा। ये इंडिकेट करता है कि बैंक अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए कितना फाइनेंशियल स्ट्रांग है। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक सेक्टर बैंक में कैपिटल इन्फ्यूजन स्टीडली इंक्रीज नहीं किया है पिछले 10 सालों में। पब्लिक सेक्टर बैंक को बेहतर बनाने के लिए एसोसिएट बैंक का मर्जर पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया गया है। अब बात करते हैं निधि कंपनीज को NBFCs की डिफिनेशन में शामिल किया गया है। ये कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर द्वारा रेगुलेट किया जाता है। निधि कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट लेती है और उन्हें म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए लोन देती है। चिट फंड एक सेविंग स्कीम है जहां एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं ओवर ए डेफिनिट पीरियड।
ये कंकरेंट लिस्ट में कवर्ड है। चिट फंड बिजनेसेस आरबीआई द्वारा रेगुलेट नहीं होता है और सेबी एक्ट ने स्पेशली चिट फंड को एक्सक्लूड किया है। इसका रेगुलेशन सेंट्रल चिट फंड एक्ट 1982 और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स के थ्रू होता है। पॉन्जी स्कीम पॉन्जी स्कीम पॉन्जी स्कीम ऐसा स्कीम है जो हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस करते हैं विथ लिटिल या नो रिस्क। ये स्कीम पुराने इन्वेस्टर को रिटर्न जनरेट करने के लिए नए इन्वेस्टर्स को एक्वायर्ड करती है। एग्जाम्पल श्रद्धा स्कैम इसकी एक उदाहरण है। अब बात करते हैं एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम नेटवर्क नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट होता है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनएफएस एनएफएस भारत में शेयर्ड एटीएम के का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो इंटरऑपरेबल कैश विड्रॉवल, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। बैंक एटीएम की ओनरशिप की बात करें, ये एटीएम बैंक द्वारा ऑन्ड, मैनेज और इंस्टॉल किया जाता है। ब्राउन लेवल्ड एटीएम ये बैंक द्वारा ऑन होते हैं, लेकिन एटीएम ऑपरेशन को एक थर्ड पार्टी यानी कि नॉन बैंकिंग फर्म्स को आउटसोर्स किया जाता है। बैंक सिर्फ कैश हैंडलिंग और बैक एंड सर्वर कनेक्टिविटी का पार्ट हैंडल करते हैं। इन एटीएम पर उन बैंक्स का लोगो होता है जो अपनी सर्विस आउटसोर्स करते हैं। व्हाइट लेवल्ड बैंक इसका ओनरशिप की बात करें तो ये एटीएम एक थर्ड पार्टी नॉन बैंकिंग फर्म्स द्वारा ऑन और ऑपरेट होते हैं। अब डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं। रतन वटल कमेटी, इस कमेटी ने डिजिटल पेमेंट के प्रमोशन और उनके चैलेंजेस पर फोकस किया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करता है। इसका इनिशिएटिव आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा दिया गया था, जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के प्रोविजन के अंतर्गत आया। इसका एम इंडिया में एक रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं एनपीसीआई ऑपरेटेड सिस्टम भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूपीआई पर आधारित है और बैंक के माध्यम से सीधे ई पेमेंट को फैसिलिटेट करता है। ये दूसरे यूपीआई एप्लीकेशन और बैंक अकाउंट के साथ इंटरऑपरेबल है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये लोगों को माइक्रो एटीएम पर अपने आधार नंबर के माध्यम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देता है, जहां उनके अपनी फिंगरप्रिंट्स या आइरिस स्कैन से वेरीफाई करना होता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन, ये टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को फैसिलिटेट करता है जो फास्टैग का इस्तेमाल करता है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, एनपीसीआई द्वारा बैंक को दिया गया सर्विस है जो इंटर बैंक हाई वैल्यू लो वैल्यू डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है, जो रेपिटेटिव और इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये इंस्टेंट 24x7 इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस है जो मोबाइल फोन्स के माध्यम से उपलब्ध है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये इंटिटीज के रूप में काम करता है जो रोजमर्रा की यूटिलिटी सर्विस जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन और डायरेक्ट टू होम के लिए रिपीटेटिव पेमेंट की कलेक्शन को फैसिलिटेट करता है। रुपे,
ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड पेमेंट सिस्टम है जो इंडिया में बैंक्स द्वारा डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड के इश्यूएंस को सपोर्ट करता है।